चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन बहुत आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, कुछ याद करने वाला टॉपिक है। आज हम लोग इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए कोरोजन होता क्या है, तो सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। कोरोजन जो होता है मेटल्स में होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे से मैं बात करता हूँ, वो बताते हैं कि सर नॉन मेटल में कोरोजन नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। मेटल्स जो होते हैं वो क्रोड होते हैं। क्या होते हैं? क्रोड होते हैं। तो वो कोरोजन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पहले हम उसकी बात आज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कोरोजन जो है एक्चुअली में जो डैमेज करता है मेटल को, ये आपको मान लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोरोजन से बचेंगे कैसे, इस सेक्शन में और हम लोग एलॉयज पढ़ेंगे। एलॉयज बनता कैसे है, कुछ एलॉयज का हम नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कोरोजन होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन देखिए, जब भी कोई मेटल अटैक होता है बाई सब्सटेंस सच एज एसिड, बेस, मॉइस्चर, है ना, तो वो वहाँ पर वो क्रोड हो जाता है। वो मेटल क्या होता है? क्रोड हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए कोरोजन को अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊँ तो जो मेटल का जो शाइनिंग होता है, जो लस्टर होता है, वो पूरी तरह क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। पहला जो पहचानने का तरीका है, कलर चेंज हो जाएगा। मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। पहले आप समझो क्या होता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो कोरोजन होता क्या है, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, मतलब मेटल पर क्या हुआ? अटैक हुआ है। किसके द्वारा? बाय सब्सटेंसेस सच एज एसिड। किसके द्वारा? अगर वो एसिड हो, ओके, बेसेज हो और मॉइस्चर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, देन इट इज सेड टू बी क्रोड। क्या कहलाएगा वो? क्रोड कहलाएगा। मतलब वो मेटल क्रोड हो गया। क्रोड का मतलब आप ऐसे समझो कि उसका जब कलर देखोगे, लस्टर देखोगे, अपीयरेंस देखोगे, आउटर मोस्ट अपीयरेंस, वो बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो देन इट इज सेड टू बी क्रोड। वो मेटल कौन कहलाएगा? मेटल जो है क्रोड कहलाएगा। और यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कोरोजन एंड दिस इज नोन एज कोरोजन। क्या हो कहलाएगा वो? कोरोजन कहलाएगा। मेरी बात क्लियर है? बोलिए, है ना। तो जब भी कोई मेटल अपने साथ मॉइस्चर, एसिड वगैरह से क्या होता है? अटैक होता है मेटल पर, एसिड हो गया, बेस हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो वैसे मेटल क्रोड कहलाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? कोरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने घरों में देखा होगा, जो सिल्वर आर्टिकल होता है वो ब्लैक हो जाता है। क्या होता है? ब्लैक हो जाता है कुछ समय। अगर वो आउटर मोस्ट में, जैसे मम्मी लोग का पायल देखो जो सिल्वर का बना रहता है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की वजह से उसका जो कलर है वो चेंज कर गया, तो वहाँ पर वो कोरोजन हो गया। वो सिल्वर का आर्टिकल क्रोड कहलाएगा। ओके, आपने कॉपर का देखा होगा। कॉपर भी क्या कर जाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली रिएक्ट कर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, आप जानते हो, है ना, उससे रिएक्ट कर ग्रीनिश अपीयरेंस उस पर डेवलप हो जाता है। तो उसको एक एक करके हम लोग लिख लेंगे। उससे पहले जो कोरोजन के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नीड फॉर कोरोजन, नीड, या आप ऐसे समझ लो, मटेरियल नीडेड फॉर कोरोजन, नीड फॉर कोरोजन। कहने का मतलब कोरोजन कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नीड कोरोजन जो होता है, मेटल क्रोड कब होता है? जब मेटल क्या हो? मेटल के आसपास मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर बोलो तो मैं वाटर वेपर, H2O गैसियस फॉर्म में जो होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एंड ऑक्सीजन O2। जब ये दोनों रहेगा तो यहाँ कोई भी किसी भी तरह का मेटल होगा उसमें क्या होगा? रस्टिंग होगा। सॉरी, रस्टिंग में बोल दिया, क्रोड होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अभी मैं जो रस्टिंग बोला हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं रस्ट को ही कोरोजन मान लेते। नहीं, रस्ट क्या होता है ना, रस्टिंग में पढ़ाऊंगा अभी तुरंत। रस्ट जो होता है आपका, जब आयरन में कोरोजन हो जाता है, मतलब आयरन मेटल जब क्रोड हो गया तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं या रस्ट बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। रस्ट क्या है? सिर्फ आयरन आर्टिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए कोरोजन से और भी बातें करते हैं। कोरोजन क्या करता है बच्चों? तो डैमेज करता है। क्या करता है? डैमेज करता है, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करता है। मैं एक चीज़ को लिख रहा हूँ NCERT में जो लिखा हुआ है ना। तो कोरोजन डैमेज
है ना। डैमेज कहाँ कहाँ करेगा, कार बॉडीज, आप देख लो कार बॉडीज वगैरह है वो धीरे धीरे उसमें क्रोजन होगा, क्योंकि वो आयरन से बना हुआ है। ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटल में वो आयरन करते हैं, है ना। तो कार बॉडीज हो गया आपका। फिर आपका आयरन रेलिंग्स जो लोहा का बना हुआ है, आयरन रेलिंग्स हो गया, बोलिए, है ना। ये सब हो गया। ब्रिजेज हो गए, आप ब्रिज पर जाओगे, पुराने ब्रिज 50 साल 60 साल का, देखना उसमें क्रोजन हो चुका है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, सेवरल मेटल, इन सबको क्या करेगा, वो डैमेज करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। ये किसके द्वारा होता है, क्रोजन के द्वारा होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जैसे देखो सिल्वर आर्टिकल्स है, सिल्वर आर्टिकल्स डेवलप कवर विथ ब्लैक कोटिंग, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर के ऊपर, वो ड्यू टू होता है क्रोजन, ड्यू टू क्रोजन, ओके। और क्यों हुआ, ड्यू टू, वो उसको बोलेंगे क्या, सिल्वर सल्फाइड बोलेंगे। उस कोटिंग का नाम क्या होता है, जो उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग हो गया, उस कोटिंग का नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। कोटिंग का नाम होता है आपका सिल्वर सल्फाइड, याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड। और भी आपको बात ध्यान में रखना है सिल्वर सल्फाइड के बारे में, और मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। जब सिल्वर आर्टिकल, कोई भी सिल्वर का ऑर्नामेंट ही ले लो, बर्तन ले लो, सिल्वर आर्टिकल आपका किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। किससे रिएक्ट करेगा बाबू, हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में प्रेजेंट है, यस या नो, तो वो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे आप देखो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सिल्वर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो बनाएंगे Ag2S, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि सिल्वर सल्फाइड के कारण वो ब्लैक कोटिंग है, उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका बनेगा H2, देख लो आप, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 सिल्वर लगा दो, 2 सिल्वर, एक सल्फर, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये ब्लैक कोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात समझ में आ गया। इसको हम लोग टार्निशिंग के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, टार्निशिंग, ओके, बोलिए, कोई दिक्कत। चलिए अब उसी तरह से आपने कॉपर में भी देखा होगा, हमारे घर में बहुत सारा कॉपर आर्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉपर बर्तन प्रेजेंट है, वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, क्रोड करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखना ग्रीनिश लेयर क्या प्रेजेंट हो जाता है, ग्रीनिश लेयर प्रेजेंट अक्कर हो जाता है, डेवलप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है स्लोली रिएक्ट करता है, किससे बताओ मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर के बारे में, कॉपर जो है आपका, अगर आप बात करो कॉपर का, तो कॉपर रिएक्ट स्लोली विथ, किससे रिएक्ट करेगा, CO2, स्लोली विथ CO2 से रिएक्ट करेगा, बोलिए। और अपना जो साइनिश सरफेस है, ब्राउन साइनिश सरफेस है, उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, और वहां पर उसका क्या कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर क्या हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कॉपर के जो घर में हमारा छोटा मोटा लोटिया रहता है, जो पूजा के में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ग्रीन लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ड्यू टू, क्योंकि वो क्रोजन हो गया, वहां पर क्या हो गया, क्रोजन हो गया, वो प्योर कॉपर अब नहीं रहा, इसलिए उसका जो शाइनिंग है, वो जो प्योर ब्राउनिश लेयर जो चमक था उसका, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये भी आप लिखेंगे, इट स्लोली लूज इट्स ब्राउन शाइनी सरफेस। अपना जो ब्राउन शाइनी सरफेस है उसको क्या करेगा, लूज करता देता है। क्या कर देता है, लूज कर देता है, और उस पर कौन सा लेयर आ जाता है बच्चों, है ना, एंड अ ग्रीन कोटिंग डेवलप, एंड ग्रीन कोटिंग इज डेवलप्ड। क्या, ग्रीन कोटिंग जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ये ग्रीन कोटिंग आया कहाँ से, है ना। तो जैसे वहां पर मैंने बताया था ब्लैक कोटिंग जो हुआ वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से हुआ, वहां पर जो सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर क्या बना लिया, सिल्वर सल्फाइड। उसी तरह से यहाँ पे जो ग्रीन कोटिंग जो कॉपर में आ जाता है, उसके पीछे जो रीजन होता है ग्रीन कोटिंग के लिए, वो होता है आपका कॉपर कार्बोनेट। क्या, कॉपर कार्बोनेट, मतलब कॉपर जो है
कार्बन डाइऑक्साइड से बेसिकली से ऑक्सीजन भी रहेगा, H2O भी रहेगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, और कार्बन कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत बोलिए, है ना। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ये समझ लेना है। तो मैं अगर इसका रिएक्शन लिखूं तो कॉपर है आपका, O2 भी रहेगा, CO2 भी रहेगा, प्लस H2O भी रहेगा, और क्या बन जाएगा आपका कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मुझे बताइए। ये आपका रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कोटिंग के लिए, ग्रीनिश लेयर के लिए। कहाँ, कॉपर आर्टिकल पर। और वो कॉपर आर्टिकल आपका क्या कहलाएगा, कोरोडेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोरोडेड कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलिए। चलिए, ये आपका हो गया कॉपर के बारे में। अब जो सबसे ज़्यादा हम लोग मेटल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आयरन। क्या है, आयरन। आयरन जो है सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, हर जगह देखो आपको लोहा या लोहा से लोहा जिसमें प्रेजेंट है वो वस्तु मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, आयरन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आयरन आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर आयरन को एक्सपोज कर दोगे किसमें, मॉइस्चर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश फ्लेकी सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाएगा। उसी ब्राउन लेयर को हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, रस्ट के नाम से जानते हैं। तो वो कैसे होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, तो आयरन की बारी आई, अब आयरन की बारी आई, ठीक है। देखिए व्हेन, जब हम आयरन को क्या करते हैं, व्हेन आयरन मेटल इज एक्सपोज्ड आउटसाइड किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली सी बात है, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, मॉइस्चर का रहना भी क्या है, बहुत जरूरी है। आउटसाइड इन प्रेजेंस, इसको मैं प्रेजेंस लिखता हूँ, प्रेजेंस, ठीक है, शॉर्ट में, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन लिख लो आप। देन क्या क्या हो जाएगा बताओ, देन अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन फ्लेकी, फ्लेकी बोले तो वो कण कण में टूट टूट कर बाहर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। जब आप लोहा पर जंग लग जाता है, उसको थोड़ा टच करो तब कि हाथ में ब्राउनिश लेयर आ जाएगा, आपने देखा भी होगा, है ना। तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, सब्सटेंस फॉर्म, और उसका नाम है रस्ट। क्या नाम है, रस्ट, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब आपको समझ में आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ, मतलब जब कोरोजन कहाँ हो जाए, आयरन मेटल पर, किस पर, आयरन मेटल पर, तब वो रस्ट कहलाता है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिससे बात करता हूँ वो रस्ट को ही कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन को ही रस्ट बोलते हैं। बोलिए, तो आप समझ में आ जाना चाहिए। मेटल जब क्रोड होता है, कोई भी मेटल हो, आयरन हो, आपको याद होगा मैंने मेटल एंड मेटल बोला था, एल्युमिनियम में कभी कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम में जो ऑक्साइड बनता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको फर्दर कोरोजन नहीं होने देता है, फर्दर क्रोड नहीं होने देता। इसलिए मैंने एक एनोडाइजिंग प्रोसेस भी बताया था आपको, याद होगा। तो एनोडाइजिंग में जो कोरोजन का वो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको और हम लोग क्या बनाते हैं, थिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थिक बनाते हैं, क्लियर। ताकि जो हमारा एल्युमिनियम आर्टिकल है कोरोजन से क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। अब देखो आयरन में जो रस्टिंग होता है इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो ये तो अपना आयरन हुआ सॉलिड, इसमें कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आयरन के लिए मॉइस्चर रहना बहुत जरूरी है। मेरी बात में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने XH2O लिखा है, XH2O, इसका मतलब होता है जो मॉइस्चर है क्या, वेरिएबल है। हर जगह आपको मॉइस्चर अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पर मॉइस्चर भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा बारिश के दिनों में, मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में हमारा जो आयरन आर्टिकल है सबसे ज़्यादा क्रोड होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रोड होता है। क्लियर है। कब, बरसात के दिनों में। साइकिल वगैरह जितना चेन जो होता है प्योर आयरन का रहता है, वो उसमें तुरंत वो उसमें जंग लग जाता है, जंग बोलते हैं हम लोग हिंदी में। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। चलिए, तो XH2O मैंने इसलिए लिखा, ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर है। तो जब ये बनता है तो ये रिएक्ट करके बनाएगा Fe2O3.XH2O। यहाँ पर जो मैंने आयरन लिया है वो आयरन का तीसरा ऑक्साइड, क्या लिया है,
तीसरा, मेरी बात समझ नहीं आ रहा है ना, यानी इसको अगर हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये आपका जो आयरन है वो 3 वैलेंसी वाला, आपको याद भी होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, आयरन का 2 वैलेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी में आता है, तो इसका नाम हो गया आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। बोलिए, और यही फॉर्मूला है रस्ट का। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, सर रस्ट का फॉर्मूला बता दो, रस्ट का फॉर्मूला बता दो, तो ये रहा आपका Fe2O3.XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया आयरन का, आयरन में जो रस्ट लगता है उसके बारे में हो गया, आपको बता दिया गया है। चलिए, अब देखिए क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आयरन, मैंने बताया, हर जगह इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप देख लो, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कार से लेकर स्कूटर से लेकर छोटा सा नेल से लेकर, तो जो कोरोजन ऑफ आयरन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और हर साल हमारा देश में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, एनसीईआरटी लिख रहा है ये सब, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है आयरन में रस्टिंग ना हो, मतलब आयरन क्रोड ना हो। ओके, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे हम लोग नोट्स में। रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। क्या, सीरियस प्रॉब्लम। आज आयरन के बारे में ज्यादा पढ़ना है हम लोग को इस 10th क्लास में, ठीक है। तो देखिए, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। इस बात को क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो काफी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। एन इनॉर्मस, मैं एनसीईआरटी के पॉइंट लिख रहा हूं, एन इनॉर्मस अमाउंट, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट, हर साल काफी बड़े मात्रा में पैसे खर्च किया जा रहा है ताकि डैमेज आयरन को क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, स्क्रैप बोलते हैं उसको। एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। जो आयरन में कोरोजन हो गया, यानी वो डैमेज हो गया, हमारे काम का ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, बिक करता है, बोलो डैमेज आयरन। तो हम मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाए कैसे, या कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बोल सकते हैं हम लोग, आप, है ना। तो कोरोजन को प्रिवेंशन करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, उसके जो लेयर कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार है, जैसे सिल्वर के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, कॉपर के लिए कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टेक्ट में ही नहीं आने दें तो मुझे बताइए क्या कॉपर क्रोड होगा, नहीं होगा, बोलिए, नहीं समझे आप। अगर मैं सिल्वर के कॉन्टेक्ट में सिल्वर सल्फाइड ही नहीं आने दूं, अगर मैं आयरन के कॉन्टेक्ट में हाइड्रो मॉइस्चर ही नहीं आने दूं, तो कोरोजन होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिड में, बीच में कोई लेयर लगाना पड़ेगा। आप, मैं समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ये आयरन है बच्चों, इसको मैं जानता हूं, अगर मैं इसको मॉइस्चर में रख दूंगा तो ये क्रोज हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा चीज करेंगे ताकि ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जो भी लोहा का सामान होता है, जो भी आयरन का सामान होता है, उसको पेंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट। आयरन का गेट बनाए हो आप, उसको पेंट करवाया जाता है, नहीं तो देखो 2 ही 3 दिन में उसमें जंग लग जाएगा, छुओगे कुछ भी होगा, ब्राउन ब्राउन जो कलर होता है आपके हाथ पर भी आ जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो कोरोजन को से प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मतलब आप मेटल को क्रोड होने से कैसे बचा सकते हो। तो कोरोजन ऑफ मेटल बहुत सारा मेथड है, कुछ पार्टिकुलर मेथड को हम लोग लेंगे। कोरोजन ऑफ मेटल्स आर प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग। कुछ मेथड में बता रहा हूं, उस मेथड का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। पहला आपका क्या है, ऑयलिंग। बोलो, ऑयलिंग कर दो, उस मेटल पर आप ऑयल लगा दो। दूसरा क्या है, पेंटिंग भी कर सकते हो भाई आप, जो मैंने अभी नाम लिया। तीसरा ग्रीसिंग, ये सब हम लोग डेली लाइफ में करते भी हैं, यस करते भी हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। तीसरा, चौथा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये मेथड के बारे में पढ़ना है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। पांचवा क्रोम प्लेटिंग, यस क्रोमियम के नाम, क्रोमियम के बारे में आपने सुना होगा।
क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली रेजिस्टेंस टू क्रोजन है, तो आप उसके ऊपर क्रोम का एक लेयर चढ़ा दो, वो भी आप कर सकते हो। पांचवा छठा क्या है आपका, क्रोम प्लेट हो गया। एनोड एलोइंग कह सकते हो, आप उसको एलोय बना दो, मतलब प्योर मेटल नहीं रहना चाहिए। प्योर मेटल रहेगा तो उसमें क्या होगा, क्रोजन। क्या होगा बाबू, क्रोजन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है इन सब तरीका का इस्तेमाल कर कर जो वायलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग ये सब कॉमन मेथड है। गैल्वेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। एलोइंग तो आप जानते ही हो, स्टील क्या है, एलोय है, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में। चलिए तो एक बार देखते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम आयरन आर्टिकल पर जिंक का लेयर क्या कर देते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। मतलब ये आयरन है मेरा, ये आयरन आर्टिकल है, सपोज दैट आयरन रॉड है, इसके ऊपर मैंने जिंक का कोटिंग कर दिया। अब ये क्या होगा, क्रोजन इस पर नहीं होगा। और एक बात और जान लो, अगर ये क्रोजन जो लेयर है, ये लेयर है मतलब जो जिंक का लेयर जो है टूट भी गया फिर भी क्रोजन नहीं होगा। क्लियर, समझे नहीं समझे, तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन, किससे, क्रोजन से। क्रोजन से स्टील और आयरन को हम लोग बचाते हैं बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक, बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक, उस पर एक जिंक का थिन लेयर, हम लोग जिंक मेटल का एक थिन लेयर कोट कर दो, उस पर चढ़ा दो, है ना। देखिए जिंक का थिन लेयर कोटिंग कर दो, तो इससे हमारा जो स्टील हो गया या आयरन हो गया वो प्रिवेंटेड रहेगा, किससे, क्रोजन से, मतलब उसमें जंक नहीं लगेगा। मैं आयरन का बात कर रहा हूँ इसलिए जंक बोल रहा हूँ। और ये गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल अगर जिंक कोटिंग टूट भी गया, ब्रोकन हो गया, फिर भी रेजिस्टेंट टू क्रोजन रहेगा। मतलब एक बार आपने, अब वैसे आर्टिकल, आयरन आर्टिकल जिसमें आपने कोटिंग कर दिया जिंक का, वो गैल्वेनाइज आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज आर्टिकल। तो अगर गैल्वेनाइज आर्टिकल पर से जिंक का लेयर हट भी गया फिर भी वो क्रोजन से क्या रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको भी लिख लेंगे, है ना। इफ जिंक कोटिंग, ध्यान रखिएगा, जिस पर जिंक का कोटिंग हो गया वो गैल्वेनाइज आर्टिकल कहलाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं अगर जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, जिंक कोटिंग जो ब्रोकन हो गया, टूट गया, देन गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज रेजिस्टेंट टू क्रोजन, बोलो, है ना। अगर गैल्वेनाइजेशन कर दिया है आपने, जिंक कोटिंग हट गया, फिर भी वो रेजिस्टेंट होगा, किससे, क्रोजन से, मतलब उस पर वो आर्टिकल जो है क्रोड नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखेंगे एक और मेथड है आपका एलोइंग। क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, क्या है, बेस्ट मेथड है। एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं एलोइंग के बारे में, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। एलोइंग क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए एलोय आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में, 7-8 में। एलोय क्या होता है, तो एलोय जो है आप समझिए, दो मेटल्स नॉन मेटल या एक मेटल नॉन मेटल को आप मिला दो, ठीक है, मिक्स कर दो, तो जो वो सब्सटेंस बनता है उसका नाम होता है एलोय। मतलब अगर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो एक होमोजीनियस क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। अब इसमें जो मेटल को, एक तो आ गया जिसको मिलाना है और इसमें ऐड करना, मतलब जिसमें मिक्स करना है, तो दो तरह का मेटल सपोज है। तो एक होता है आपका प्राइमरी मेटल जिसको डिजोल्व करना है, बोलिए, है ना। और ये जो हम लेते हैं ये डिफिनिट प्रोपोर्शन में लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन में लेते हैं, मतलब रेशियो में, फिक्स रेशियो में लेते हैं, एलोय बनाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार लिख लेते हैं एलोइंग का। दूसरा जो मेथड हमने पढ़ रहे हैं, बाय मेकिंग एलोइंग या एलोएज, ओके, ठीक है। तो पहले तो एलोय होता क्या है, व्हाट इज एलोय।
एलॉय होता क्या है? तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉरी। देखिए एलॉय क्या है बच्चा? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर किसका है? ऑफ टू और मोर मेटल्स। किसका? मेटल्स, दो या दो मेटल्स का, और मेटल और नन मेटल, मेटल एंड नन मेटल। आप दो मेटल्स का करा दो या मेटल्स और नन मेटल्स को एक साथ मिक्स करा दो, वही क्या कहलाएगा? एलॉय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलॉय। ठीक है। एलॉय जो बनता है ये प्रिपेयर किया जाता है, तो जो प्राइमरी मेटल को क्या किया जाता है, जिसको मिलाना है, जिसको मिक्स करना, उसको मेल्ट कर कर, क्या कर कर? मेल्ट कर कर, और दूसरे में उसको क्या कर दो आप? डिजोल्व कर दो, और फिर बाद में आप रूम टेम्परेचर पर क्या करते हो? कूल। तो आपका बयान क्या बन गया? एलॉय बन गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? चूंकि एनसीईआरटी में इसका पूरा रिएक्शन नहीं देना है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, अदर एग्जाम का नहीं, ओलंपियाड वगैरह का नहीं। क्लास 10 सीबीएसई में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो बस इतना ही आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो आप मत करना कि सर को नहीं आता, आता बहुत कुछ है, लेकिन आपका मार्च में एग्जाम है, अभी दिसंबर चल रहा है, फरवरी में एग्जाम है, तो आप क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो बस। चलिए, तो एलॉय हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड कैसे किया गया? प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल, नॉन मेटल भी हो सकता है, प्राइमरी एलिमेंट भी लिख सकता हूँ, मैं मेटल लिख रहा हूँ, एंड डिजॉल्विंग इट इन अदर, और दूसरे में क्या कर दो? उसको डिजॉल्व कर दो। ठीक है। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर उसको हम लोग क्या करते हैं? कूल करते हैं, है ना। और ये जो डिजॉल्व करते हैं अदर में, वो किस में? डिफिनिट प्रोपोर्शन में, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन में, जो मैंने पहले ही बात कर चुका है, डिफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? बोलिए, है ना। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पर कूल करते हैं, और वी गेट एलॉय। हमको क्या मिल जाएगा? एलॉय मिल जाएगा, वी गेट एलॉय मिल जाएगा। चलिए, आपको बात समझ में आ गया। चलिए, तो एलॉय अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा मेटल इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस के लिए, कोई भी काम के लिए, अधिकतर चीज़ों में मिल जाएगा, वो आयरन है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, जो आप आयरन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्योर आयरन नहीं होता है। बिकॉज प्योर आयरन क्या है? बहुत सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है, और वो तुरंत स्ट्रेच कर जाएगा, तुरंत वो पिघल जाएगा। जब हम उसको गर्म करेंगे तो तुरंत स्ट्रेच कर जाएगा। ठीक है, पतला हो जाएगा, मेल्ट टाइप का हो जाएगा। तो वो तो फिर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो उसमें क्या मिला दो आप? कार्बन। क्या मिला दो? कार्बन। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? कार्बन में अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बना देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? वो हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड और स्ट्रांग। ठीक है, तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में मेंटेन है। ठीक है, हाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आर्टिकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्योर आयरन आप इस्तेमाल नहीं करते हो। अब प्योर यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए प्योर आयरन कैन नेवर बी यूज्ड, आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नहीं होता ही नहीं है, कैन नेवर बी यूज्ड होता ही नहीं है। बिकॉज उसके पीछे रीजन भी है, बिकॉज इट इज सॉफ्ट, बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजली, वो स्ट्रेच कर जाएगा पतले पतले लेयर में व्हेन इट इज हीटेड या व्हेन इट बिकम्स हॉट। अब वो गर्म होगा कब? जब आप उसको हीट करोगे भैया, स्वाभाविक सी बात है, सोचने वाली बात है। तो आयरन को भी हम कैसे यूज करते हैं? तो जब आयरन में स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, तब वो बन जाता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन
स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, है ना, मतलब आप समझ लो बहुत छोटा, मतलब 0.05% के बराबर इतना कार्बन मिलाना है, मतलब ना के बराबर ही हुआ। 0.05% कार्बन इज एडेड, या मिक्स्ड कर दो, क्या कर दो आप, मिक्स्ड विथ आयरन, आयरन के साथ हमने क्या कर दिया, मिक्स्ड, देन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा वो, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बोलिए, समझे या नहीं समझे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर आपने आयरन में क्या ऐड कर दिया, क्या मिक्स कर दिया, निकल और क्रोमियम, तो बन जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील, जो कि अल्टीमेटली बहुत हार्ड होता है, और स्टेनलेस स्टील पर तो जंग भी नहीं लगता, मतलब वो रस्ट भी नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसको भी आप ध्यान में क्या करोगे, रखोगे, ठीक है। अब देखो एलोइंग एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, एलोय के बारे में हमने पढ़ाया था, एलोइंग, ये सब एलोय के बारे में पढ़ाया था। एलोइंग जो है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मेथड है, एलोइंग एक मेथड है, क्योंकि मेटल के जो क्या बोल सकते हो, इम्प्रूव करता है, प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है। स्वाभाविक सी बात है, जंक नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा, तो वो उसका प्रॉपर्टीज लंबा चलेगा, हम उस मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं। तो क्या उसका प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। किसकी मदद से हुआ, एलॉय की मदद से हुआ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते चलेंगे, एक नोट दे देंगे, क्योंकि इसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। पहले लिख लेते हैं, जब हम निकल और क्रोमियम को ऐड करते हैं, व्हेन निकल आयरन लाइक मेटल है, एंड क्रोमियम ये भी मेटल है, इज मिक्स्ड विथ आयरन, किससे मिक्स कर दिया, आयरन से, बोलो यस या नो, देन इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। क्या, स्टेनलेस स्टील, समझ में आया कि नहीं आया। अब जो स्टेनलेस स्टील आपका जो होता है, ये क्योंकि मिक्सचर ऑफ टू और मेटल है, तो ये अलॉय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलॉय कहलाएगा। और ये जो है बच्चा, इसमें रस्ट भी नहीं लगता है, और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपका हार्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, एंड डू नॉट रस्ट, इस पर जंक भी नहीं लगेगा। तो बताओ, आयरन जो प्योर फॉर्म में था, मतलब अगर उसमें निकल और क्रोमियम नहीं मिलाते तो आप स्वाभाविक सी बात है उसमें जंक लगता। निकल और क्रोमियम हमने क्या कर दिया, उसमें के अंदर मिक्स कर दिया, एलॉय बन गया। तो क्या आयरन का प्रॉपर्टीज क्या इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, क्या रस्ट रेजिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आपको याद रखना है नोट में कि एलोइंग जो एक मेथड है, एलोइंग, यस या नो, ये क्या करता है, इट इंप्रूव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इट इज अ मेथड, इट इज अ सच मेथड, या मेथड विच इम्प्रूव आयरन के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कोई दिक्कत, समझे नहीं समझे। चलिए, तो ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे देखिए, अब आप जो एलॉय बनाते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल, उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो प्योर स्टेट से कम होता है, लो होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ना के बराबर, मतलब बहुत प्योर जो मेटल है उससे कम हो जाएगा। उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओके, किसका, एलॉय का, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसका, एलॉय का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। जो प्योर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, उससे
कम हो जाएगा किसका, एलॉय का। कुछ एलॉय का मैं नाम यहाँ लिखने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, बोलिए, है ना, बहुत काम आएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है और इसको पूछा भी जाता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो पहला आपका क्या है, ब्रास। क्या है, ब्रास। ये किसका एलॉय होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जब आप कॉपर और जिंक को, मतलब कॉपर और जिंक को मिला देते हो तो बनता है आपका ब्रास। इसको हिंदी में पित्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्तल, है ना। फिर आपका है ब्रोंज। क्या है, ब्रोंज। ये एलॉय किसका होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। बोलिए, टीन एक मेटल है, बोलो, है ना, और कॉपर, इन दोनों को मिला दो, दोनों को क्या कर दो आप, मिक्स कर दो, तो जो बनकर आता है उसका नाम है ब्रोंज। ब्रोंज मेडल जो मिलता है ना ओलंपिक वगैरह, कॉमनवेल्थ वाला जो इनाम में, अवार्ड में मिलता है, स्पोर्ट्स में ब्रोंज हर चीज़ में मिलता है, मैं स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, अवार्ड सेरेमनी में सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, है ना, कांस, इसको हिंदी में हम लोग कांस से वो बोलते हैं। चलिए, है ना। अब इसके बाद है सोल्डर। सोल्डर, लेड, एलॉय ऑफ लेड। लेड भी एक मेटल है, एलॉय ऑफ लेड एंड टीन, है ना, लेड, प्लम्बम, पीबी प्लस एसएन। इसका इस्तेमाल सोल्डर का, ये क्या हो गया, दोनों कंस्टिट्यूएंट मेटल हो गया। मतलब सोल्डर जो आपका है, सोल्डर एलॉय जो है आपका लेड और टीन से बना है। सोल्डर के बारे में एक चीज़ एनसीईआरटी ने मेंटेन कर रखा है, इसको हमको ध्यान देना है। सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट लो है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चा, लो है, और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्डिंग करने में। किसमें, वेल्डिंग करने में। एंड यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ओके, इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्डिंग करने में, छोटे छोटे जो तार वगैरह आते हैं ना मोबाइल वगैरह का, आप जाओगे मेरे इलेक्ट्रिशियन के शॉप वगैरह पर मोबाइल वगैरह बनाने, तो वहाँ पर वो सोल्डरिंग करता है, बनाता है, आपने देखा भी होगा। चलिए, एक और एलॉय है अमलगम। अमलगम जो एलॉय होता है, अमलगम के बारे में देख लेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलिए अमलगम के बारे में। अमलगम मरकरी या किसी और मेटल्स के साथ जो एलॉय बनता है, मिक्स करते हैं, वो अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमलगम। तो इसको देख लेते हैं, अमलगम, एलॉय ऑफ मरकरी, एलॉय ऑफ मरकरी विथ एनी अदर मेटल। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, मतलब इसका मतलब समझो आप, एक तो मरकरी रहेगा, फिक्स है, लिक्विड मेटल होता है, रूम टेम्परेचर पर आपने पढ़ा भी होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, क्लियर है ना। तो एक मेटल तो आपका मरकरी रहेगा, उसके साथ आप कोई भी मेटल और लगा दो, है ना, तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जैसे देखो आप, अगर आप सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम और मरकरी मिलाते तो सोडियम अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोडियम अमलगम। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी Na+Hg। कोई दिक्कत, अगर आप मरकरी के साथ आप सिल्वर लगा दो, कॉपर लगा दो, तो क्या कहलाएगा, वो भी अमलगम कहलाएगा, मरकरी का एलॉय कहलाएगा, है ना। तो आप Hg प्लस सिल्वर लगा दीजिए, कॉपर लगा दीजिए या टीन लगा दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा आपका अमलगम। आप निम्न लिख लेना यहाँ पर कोई मेटल का, कोई दिक्कत। अगर सिल्वर है तो सिल्वर अमलगम, आपका कॉपर है तो कॉपर अमलगम। ये जो इस्तेमाल होता है डेंटिस्ट के द्वारा, डेंटल फिलिंग जो होते हैं, जो दांतों में कैविटी वगैरह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत, तो यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। क्या, डेंटल फिलिंग। ओके, ये हो गया आपका क्रोजन, यानी क्रोजन से हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दो पढ़ना था, एलोइंग और गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा, रिएक्शन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। एनसीईआरटी से फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी से बाहर सवाल आपका नहीं जाएगा। रिड्यूस सिलेबस है, बिल्कुल हम लोग को ध्यान देना है। तो क्रोजन आई होप समझ में आ गया होगा। क्रोजन एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया था, इस तरह से अभी और भी बहुत सारा टॉपिक हम लोग
इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।